हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर से बात करेंगे हम इनकम टैक्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि ITR 2 है और उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं और कहां से और कैसे भरा जाता है। देखते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे ITR 2 कैसे डाउनलोड करते हैं और उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। पहले वही चीज़ है, गूगल में जाइए, ITR 2 यहाँ पे आएगा, डाउनलोड्स में जाइए, होम में जाके डाउनलोड्स में जाके ITR 2 आ जाएगा। ITR 2 में जाके यहाँ पे आ रहेगा आपका यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको उसी में से करके समझा देता हूँ कैसे भरना है। ये देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है ITR 2 का फॉर्म, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था। मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके कैसे कैसे भरना है। वो यहाँ पे देखिए, पार्ट ए है जो जर्नल है। जर्नल में वही सारी चीज़ें जो ITR 1 और 4 में मैंने आपको समझाई थी, वैसे ही भरना है सारी चीज़ें। वही सेम चीज़ है, ईमेल एड्रेस है, और कोई नोटिस के अगेंस्ट में है तो नोटिस के अगेंस्ट में नहीं भरना है आपको। पूरा कंट्री वगैरह सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस डाल दीजिएगा, और यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे कुछ आ रहा है, इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस तो नहीं है यहाँ पर, हमारा सेक्शन 139 में चला जाएगा। और वही सेक्शन 115 BAC, सारा कुछ वही पार्ट ए में वही सारी चीज़ें, जर्नल चीज़ें हैं जो ITR 1 और 4 में सेम है, सारी चीज़ें सेम है। देखिए यहाँ पे बस रिप्रेजेंटेटिव का वो आ जाएगा, सेबी के कोई प्रोविज़न है, सेबी का नंबर, अगर आपके पास सेबी रजिस्ट्रेशन है तो वो भी डाल सकते हैं। और वेदर ऐसे, हाँ ठीक है, हटा दीजिए, ये तो कोई ज़रूरत का कुछ है नहीं। और कोई शेयर्स वगैरह है, डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी। ITR 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके कंपनीज़ के लिए यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंडिविजुअल भी यूज़ करते हैं, हाई टर्नओवर वाले इंडिविजुअल ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आता है सैलरी, शेड्यूल सैलरी से। सैलरी में वही आपने ITR 1 में जो भरा था वैसे ही सेम चीज़ें भरनी है। नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर आ जाएगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर आ जाएगा, टैन नंबर आ जाएगा, सारी सैलरी के डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर केसेस क्या क्या भरने हैं, नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर, जो भी आपका ऑलरेडी सारा कुछ फॉर्म 16 में दिया होगा वही आपको सारी चीज़ यहीं पे दोबारा से भरना पड़ेगा। सेम चीज़ है ITR 1 वाला, और ITR 4 में भी है, याद। अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का है। हाउस प्रॉपर्टी में वो सेम चीज़ है, आपने जैसे आपने किसी से हाउस प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो वहाँ पे आ जाएगा आपका नेम ऑफ एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे टाउन आ जाएगा, स्टेट, सिटी, पिन कोड, और ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा आपको। और ये आपकी प्रॉपर्टी ओन्ड है कि नहीं है ये भी बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है ओनर जो भी ओनर होगा उसका पैन नंबर, आधार नंबर आएगा, और कितना उसमें पार्टिसिपेंट है, कि 50% है, 40% है, तो वो भी आपको बताना होगा। और टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्या, अगर लेट आउट है तो लेट आउट बताना पड़ेगा यहाँ पे सब कुछ, उसका आधार नंबर सब डालना पड़ेगा। और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, वो भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रेंटल इनकम भी हो रही है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। आपने कितने टैक्सेस पे किए हैं, सब कुछ आपको, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, खरीदने पे लोन लिया है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बस 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ओनर ऑफ द एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, वो सेम चीज़ ही है, अदर्स में के केस में अदर्स में चला जाएगा, उसका रेंट रिसीव जो भी आएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गया। कैपिटल गेन में वही चीज़ है जो कैपिटल गेन में मैं आपको बताता हूँ, जो शेयर अपने परचेज़ किए हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, वो सब भी यहाँ पे आएगा। सारी एग्जम्पशंस यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप डाल सकते हैं, और कितनी आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अपनी कितनी प्रॉपर्टी वाले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफिसर ने आपको जो वैल्यू दी है वो डाल सकते हैं। आपने कितने में खरीदी थी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, विदाउट एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सब यहाँ पे डाल सकते हैं। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 भी, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो भी आ सकता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है। इनके सब इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको नेम ऑफ आधार, पैन, बायर सब कुछ डालना पड़ेगा। नेम ऑफ बायर डालना पड़ेगा अगर आपने खरीद रहे हैं तो, बेच रहे हैं तो, और आधार नंबर, उसका परसेंटेज ऑफ शेयर, अमाउंट कितना, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टेट, पिन कोड, सब यहाँ पे डालना है। फिर आता है कि पैन डालना होगा। अब इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ, अब फ्रॉम द इक्विटी, अब म्यूचुअल फंड के केस में, अब म्यूचुअल फंड आपने कोई शेयर खरीदा है, म्यूचुअल फंड खरीदें तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल देना होगा। और यहाँ पे आएंगे तो सेकंड केस में है सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी 115 AD 115 का पहला है और सेकंड है, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें सारी डिटेल देनी पड़ेगी। लॉस जो कर, वो लॉस भी आ जाएगा। और बस इसमें यही चीज़ें सारी आपको शेयर से रिलेटेड डिटेल्स आपको देनी होंगी ITR 2 में।
इसमें और सारी चीज़ें तो आपको सारी ऑलरेडी जब पढ़ लेंगे आपको वो अपना ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं शेड्यूल 112A। शेड्यूल 112 में आपने कोई अनलिस्टेड शेयर लिए हैं या उसकी यूनिट एक्वायर करी है या शेयर्स लिस्टेड भी लिए हैं तो भी आपको यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिस पे आपने STT पे किया वो आपको यहाँ पे सारी डिटेल देनी है। कितने शेयर लिए, ISIN कोड डालना है, नेम ऑफ शेयर डालना है, नेम ऑफ शेयर यूनिट डालना है, सेल प्राइस जितने पे लिया है। सेक्शन 115 AD फर्स्ट और थर्ड प्रोवाइजो नॉन रेसिडेंट के केस में जो आपने 112A में पढ़ा है वो रेसिडेंट के केस में था, ये नॉन रेसिडेंट्स के केस में है। अब आ रहे वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट की आपकी डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे को लास्ट ईयर जब क्रिप्टो करेंसी के लिए ये लॉ लाया गया था उसमें आपको सारा कुछ बताया होगा कि आपने कब ली थी क्रिप्टो करेंसी, कब ट्रांसफ़र करी, कौन से हेड में थी, क्या कैपिटल गेन था, कैपिटल गेन नहीं आएगा, कब आपने गिफ्ट के केस में थी, कंसिडरेशन क्या मिला। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। अदर सोर्सेस में तो आप वही आपका सेम चीज़ है, बैंक इंटरेस्ट है, डिविडेंड कितना आया और आपके बैंक पे डिपॉजिट क्या है, इंटरेस्ट से कितना मिल रहा है, सारी चीज़ें वही हैं। मशीनरी पूरी जितने भी लिया है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वो जो लॉसेस आपके पिछले साल के हैं वो भी डाल सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ ये CFL है वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से रिलेटेड है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से रिलेटेड है और फ्यूचर ईयर्स के लिए आगे के लिए जो भी लॉस है वो लेके जा सकते हैं जैसे लास्ट ईयर का है। अब यहाँ पे आती है डिडक्शंस, जो आपने दान किया है तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसे हम ATG में किसी को दान करते हैं, पहला पार्ट होता है 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग, 50% होता है विदाउट क्वालिफाइंग, फिर नीचे आ जाएगा विद क्वालिफाइंग 100% और विदाउट क्वालिफाइंग, विद क्वालिफाइंग 50%। एक बार आप ATG का अगर पूरा सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही कुछ समझ में आ जाएगा कि किसको दान दिया, उसका एड्रेस आएगा, नाम आएगा, सिटी टाउन कोड, पिन कोड, पैन ऑफ डोनेशन कैश में दिया, अदर देन कैश दिया तो भी वो सारा कुछ आपको यहाँ डिटेल देना पड़ेगा। ATD में आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो वो सारी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। ATGGA में कोई आपने कोई सर्च एंड रिसर्च वगैरह करी है तो आपको ATGGA में डालना होगा कौन से क्लॉज में आ रहा है। ये ATGGA 1 2 सम A B किसी भी एसोसिएशन को दिया है तो वो भी आ जाएगा आपको शेड्यूल। अब ये सारी यहाँ पे आती है नॉर्मल डिडक्शंस जो हमारा LIC से रिलेटेड है, 80E है, 80DD, 80DDV भी है, सारी जो डिडक्शंस है वो सारी आपकी जो भी आपने है वो आप वो ले सकते हैं। इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, अगर आपकी कोई बेटा है या कोई माइनर चाइल्ड है वो अगर इनकम कोई कमा रहा है तो यहाँ पे नाम डालेंगे, पैन डालेंगे, पैन ऑप्शनल है क्योंकि माइनर होगा तो माइनर केस में पैन नहीं डाल सकते। आधार नंबर, रिलेशनशिप, अमाउंट सब यहाँ पे वही डालना पड़ेगा आपको सारा। नेक्स्ट का आते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आपके केस में, इंडिविजुअल के केस में एप्लीकेबल होता नहीं है, ये भी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जेम्प्टेड इनकम केस में एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, कोई लॉसेस आ रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। पास थ्रू इनकम भी आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी है, बिजनेस ट्रस्ट करा है तो वो भी डाल सकते हैं। और आपने कोई भी इनकम बाहर से कमाई है उसकी डिटेल भी यहाँ डालनी है। टैक्स रिलीफ कोई भी आपने बाहर से लिया है वो। इसमें और सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, बहुत सारा बहुत बड़ा फॉर्म है। पोर्चुगीज़ वाला ये तो मेरे को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं। आपके पास कोई भी एसेट्स वगैरह पड़ी हैं तो यहाँ पे भी आप डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। मूवेबल एसेट्स है, इमूवेबल एसेट्स है तो यहाँ पे आपको सारी अपनी ज्वेलरी, बुलियन, ये मैं बताया ना आपको हाई ऑल्टीट्यूड मतलब हाई वैल्यू हाई क्लास पीपल यही ITR भरते हैं, उनके पास सारा ज्वेलरी, बुलियन वगैरह सब पड़ा होता है। कितना कैश है, कितना इंश्योरेंस पॉलिसी, ज्वेलरी क्या है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये सब सारी चीज़ें वही लोग भरते हैं। अब इनकम टैक्स यहाँ पे अगर जमा करना है। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, आपने अगर आपको कोई कंपनी ने कोई एम्प्लॉय को अपने शेयर दिए हैं काम करते वक्त तो वो आएगा। TDS की डिटेल्स वो जो ITR 1 और 4 में से सारा कुछ सेम है। यहाँ पे अब टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगी और वहीं पे सारा यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कर देना है, सारी चीज़ डिटेल करके आपको पूरा एक बार वैलिडेट करना है हर एक शीट को, और फिर कैलकुलेट टैक्स चला के यहाँ पे जनरेट जेसन करके वही सेम प्रोसीजर जो 1 में और आपने 4 में किया था उसको अपलोड करके आप ITR 2 भी भर सकते हैं। तो गाइस यही था ITR 2 का एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है जो कि ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू है। अब ऑनलाइन भी इसको अभी थोड़े टाइम में खुल जाएगा क्योंकि इसमें इसका फॉर्म मतलब इसका ऑनलाइन डाटा बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए ऑफलाइन इन्होंने अभी ऑलरेडी मेन टाइम दे दिया था।
तो इसलिए गाइस यही था एक छोटा सा ओवरव्यू ITA2 के लिए, जो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच गाइस। ऐसे ही इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसे ही ITR फॉर्म से रिलेटेड जानकारी आपको देता रहूं। अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आपको भरना सिखाता रहूं, और ऑनलाइन है तो मैंने ऑनलाइन भी आपको भरना सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।